हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं साहित्य सागर से भीड़ में खोया आदमी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। इन्होंने देश की भीषण समस्या जनसंख्या पर प्रकाश डालना चाहा है। तो देश से संबंधित है ये स्टोरी। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि देश की समस्या हमारी समस्या है और हमें ही इस समस्या का समाधान ढूंढना है। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। भीड़ में खोया आदमी। भीड़ का मतलब क्या होता है बेटा? क्राउड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समूह या झुंड होता है, यानी कि मनुष्यों का समूह भीड़ की तरह बदल गया है। और भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि उसमें हम कहाँ खो गए हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ये एक ऐसे टाइप ऑफ लेसन है बेटा, जिसमें राइटर ही इसके मेन कैरेक्टर हैं और वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उन्होंने इसमें अपने दोस्त के परिवार का वर्णन किया है। साथ ही साथ हमारे देश की समस्या पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो इस निबंध में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में, और पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण किस प्रकार बिगड़ता जा रहा है, इस प्रदूषित वातावरण में हम रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। तो जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती जाती है तो हम इस भीड़ में गुम हो जाएंगे बेटा। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि जनसंख्या की वृद्धि में नियंत्रण नहीं लगाया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये समस्या हमें ले डूबेगी। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। तो इन्होंने जो भी समस्याएं इसमें दिखाई है हमें, तो उसके समाधान यानी कि उसको कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसके बारे में भी बतलाना चाहा है राइटर ने। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो यह हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है और हमारे भविष्य के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जनसंख्या की वृद्धि में हमारा देश भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है। 143 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या बतलाई जा सकती है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ पर लेखक के एक दोस्त हैं जिनका नाम है श्यामलाकांत जी, जिनके घर में बच्चों की फौज खड़ी है। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उन्होंने परिवार नियोजन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। तो यहाँ पर राइटर ने लिखना शुरू किया है कि उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है श्यामलाकांत जी। बहुत पढ़े लिखे हैं, सीधे साधे हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। इतने सारे बच्चे हैं उनके कि उनके भविष्य के बारे में भी उन्होंने कभी सोचा नहीं। उम्र में राइटर से छोटे हैं, लेकिन समस्याएं उनकी बहुत ही अधिक हैं, क्योंकि घर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। गर्मी का मतलब होता है समर सीजन। समर सीजन के समय में श्यामलाकांत जी राइटर लीलाधर शर्मा जी को इनविटेशन देते हैं कि उनकी बेटी की शादी है और उस शादी में उन्हें ज़रूर सम्मिलित होना है। तो शादी में जाने के लिए उन्हें हरिद्वार जाना था। श्यामलाकांत जी हरिद्वार में रहते थे। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। 15 दिन पहले ही जाते हैं, 15 डेज बिफोर जाने पर भी राइटर वहाँ देखते हैं कि स्टेशन पर इतनी लंबी लाइन खड़ी है कि वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद
मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। बहुत घंटे लग गए उस लाइन को ख़त्म होने में। अब जब राइटर की बारी आती है तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेन में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। आरक्षण का मतलब होता है बेटा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन नहीं मिला उन्हें। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है और प्लेटफार्म पर चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। तो जाना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने बिना आरक्षण के यानी बिना रिजर्वेशन के ही जाना मुनासिब समझा। गए उस दिन तो देखते हैं कि ट्रेन जैसे ही आती है तो उस ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं, यानी कि इतनी भीड़ थी कि उनको जाने के लिए भी थोड़ा सा भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। बहुत ही क्राउडी था और इतनी धक्कम धक्की कर रहे थे सब लोग कि इनका दम घुटने लगता है। ट्रेन में चढ़ नहीं पाते, वो कुली का सहारा लेना पड़ता है। इनके पास बहुत कम सामान थे, लेकिन फिर भी उनको कुली की सहायता लेनी पड़ती है। यदि उसने मुझे खिड़की से भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। कुली ने क्या किया, राइटर को उठा करके खिड़की के सहारे ट्रेन के अंदर फेंक दिया। यदि कुली ने ऐसा नहीं किया होता तो राइटर ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। लक्सर एक स्टेशन का नाम है बेटा। वहाँ पर राइटर को ट्रेन जो है कि नहीं चेंज करना था, बदलना था। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। बेचारे को नीचे उतरने की भी जगह नहीं मिली। फिर उनको खिड़की का ही सहारा लेना पड़ा बाहर निकलने के लिए। खिड़की के सहारे कूदते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिस ट्रेन में वो चढ़ने वाले हैं उस ट्रेन में इतने यात्रीगण सवार हैं। ट्रेन के छत पर, ट्रेन के नीचे और दरवाजे के बाहर लटक रहे हैं ट्रेन को पकड़ करके। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। अब इन लोगों को देख करके राइटर के दिल में एक बात मचलने लगी। सोचने लगे वो कि आखिर ये लोग अपने प्राणों की परवाह भी क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि ट्रेन से लुढ़क गए, गिर गए, मर गए तो परिवार वालों का क्या होगा, उनका क्या होगा। क्या प्राणों की कोई कीमत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी भारतीय सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नए नए ट्रेन भी उपलब्ध करवाए हैं, फिर भी ये जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इसका। हमारे देश के लोग हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारे अनुशासन के ऊपर, रेल नियमों के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि रेलगाड़ी जो है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उनका कुछ नियम भी है। उन नियमों को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, करके तरह तरह की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लीलाधर शर्मा जी। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। हरिद्वार जैसे ही पहुंचते हैं, श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ लीलाधर शर्मा जी को लेने स्टेशन आता है। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था। उसकी स्टडी कंप्लीट हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी उसे नौकरी नहीं लगी थी। तो लेखक कहते हैं उससे कि अभी तो बहुत सारे नौकरियां उपलब्ध हैं, बहुत सारे कार्यालय यानी कि ऑफिसेस खुल गए हैं, तुम क्यों नहीं उसमें ट्राई करते हो। तो वो कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। तो लड़का कहता है दीनानाथ कि चाचा जी मैं गया था, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरे जाने के पहले ही बहुत लंबी लाइन लगी होती है, और जब मेरी बारी आती है तो अफसर कहता है कि तुम्हारे जैसे योग्यता के, एबिलिटी के लोग, बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं, उन लोगों को जब नौकरी मिल जाएगा तब तुम्हारे बारे में सोचेंगे।
तो इस प्रकार से मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ और नौकरी नहीं मिल रही है। तो राइटर सोचने लगते हैं कि एक छोटे से शहर में ये हाल है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो बड़े बड़े शहरों में तो और भी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ का क्या हाल हो सकता है। आखिर ये बेरोजगारी की समस्या क्यों बढ़ रही है, कोई इस पर क्यों ध्यान नहीं देता है। फिर राइटर सोचने लगते हैं। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठुस मठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। जैसे ही राइटर अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही छोटा सा घर है उनका, और उस घर में बहुत सारे सामान ठुसे हुए हैं, क्योंकि लड़की की शादी थी ना, तो बहुत सारे सामान भी खरीदने पड़ते हैं लड़की की शादी में देने के लिए। और घर में बच्चों की फौज। तो राइटर को उस घर में जाते ही उनका दम घुटने लगा, यानी उनका सांस फूलने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छुपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। राइटर श्यामला बाबू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास यही घर है, इतना छोटा सा घर, बड़ा घर क्यों नहीं लिया तुमने? तो कहता है कि 2 साल घूमने के बाद मुझे ये छोटा सा घर मिला है, वो भी गली के अंदर। मेरे जूते घिस गए, चप्पल घिस गए, लेकिन कहीं भी मेरे रहने लायक घर नहीं मिला। अब मजबूरन बस मुझे इसी घर में गुजारा करना पड़ रहा है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। और फिर कहते हैं कि दूर दूर तक बहुत सारे कॉलोनी भी बन गई है, लेकिन कॉलोनियों के साथ साथ लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, मकान के लिए भटक रहे हैं, लेकिन किसी को भी उनके अनुसार मकान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों यहाँ पर, लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ रहा है, लैंड नहीं बढ़ रहा है। लैंड तो सीमित है ना, वो कैसे बढ़ सकता है? तो लैंड पर जितना हम लोग अनाज उगाएंगे उतना ही उगेगा, उससे ज़्यादा तो उगेगा नहीं। लेकिन जनसंख्या वैसा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा? क्योंकि देश में अभी भी बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि जनसंख्या को बढ़ाते जाने से देश पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। जहाँ पर किसी के घर में 2 बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की हर ख्वाहिशों के उनके माता पिता पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2 के स्थान पर यदि 5-6 बच्चे हो जाते हैं तो उनकी कोई भी मुराद या कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि कमाने वाला 1 होता है और खाने वाले 10 होते हैं। तो उस घर में तो उन लोग को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल सकता, न खाने की सुविधा, न पहनने के लिए वस्त्र, न रहने का आवास, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो ये सभी प्रॉब्लम यदि हमारे देश के लोग समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो ज़रूर हमारे देश में भी बदलाव आ सकता है। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनके 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। जैसे ही राइटर अपने दोस्त के घर जाते हैं, श्यामला कांत जी की पत्नी, उनके पीछे उनकी 3 बेटियां आती हैं श्यामला कांत की बीवी के साथ, और पल्ला पकड़े 2 लड़के। ले यहाँ देखो बेटा, 5 बच्चे हो गए, 3 लड़कियां और 2 लड़के। एक लड़का गया स्टेशन दीनानाथ, तो यहाँ 6 बच्चे हो गए। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। वो औरत इतनी वीक हो गई थी, इतनी दुर्बल हो गई थी, और शरीर पूरा पीला पड़ गया था, यानी उनके शरीर में जान ही नहीं था। तो उनको देखते ही राइटर बेचारा स्टन हो जाता है। स्तब्ध हो जाना यानी कि स्टन हो जाना। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? उन्होंने सोचा कि शायद ये बीमार है। तुरंत पूछते हैं कि आप कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? तो वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता ही है।
डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में भी आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर अस्पताल में ही उमड़ आया हो। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो श्यामलाकांत जी की पत्नी कहती है, भाई साहब इलाज कराने गई थी अस्पताल में, लेकिन वहाँ पर इतना भीड़ था कि भीड़ को देखकर ही मैं घबरा गई। जिस भी अस्पताल में जाओ लोगों की भीड़ पड़ी रहती है। ऐसा लगता है कि मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया है। डॉक्टर को लोग मधुमक्खी के छत्ते की तरह घेरे रहते हैं। और डॉक्टर भी किस किस को देखे। आखिर लोग इतना बीमार क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और ये भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है करके उसकी पत्नी राइटर से कहती है। देखो बेटा, अभी जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो सकती है, चिकित्सा व्यवस्था खराब हो सकती है ना। दुर्घटनाएं घट सकती हैं, वाहन बढ़ गए हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इन सब का कारण क्या है? केवल जनसंख्या। जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे हमें कोई अच्छा समाधान मिल ही नहीं सकता है। फिर वो कहती है श्यामलाकांत की पत्नी, अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस भी किसी की भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तो कहती है, अब देखिए ना, मेरी तबीयत भी खराब ही रहती है। सोचा था कि शादी के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँ। दर्जी मतलब टेलर। बड़े बेटे को भेजा टेलर के पास, तो टेलर ने उसे देखते ही कहा कि तुमसे पहले ही मेरे पास सिलने के लिए आए हुए बहुत सारे कपड़े हैं, वो सभी सिलने के बाद ही सिलूँगा। पहले जो शॉपकीपर्स होते थे, जो दर्जी या टेलर जो भी हो, पहले हम लोगों का कस्टमर का इंतज़ार करते थे कि कब कौन कस्टमर आया और कब हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन आजकल हमें ही उन लोगों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अभी तो हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे टेलरिंग शॉप्स हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए भी हम अपना काम पूरी तरह से नहीं करवा पा रहे हैं। और हर जगह जा कर के हमें चिरौरी यानी कि मन्नत करना, प्रार्थना करना, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि हमारा काम करो। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक लड़का, बड़ा लड़का दीनानाथ हो गया, अभी एक और लड़का एंटर हो गया है जिसका नाम है सुमंत। वो बाहर से आता है इरिटेट होते हुए, चिल्लाता है, माँ जल्दी से एक कप चाय बना दो। आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। जल्दी से एक कप चाय बनाने के लिए कहता है और कहता है कि उसका आज पूरा समय राशन की शॉप पर लग गया और राशन भी नहीं मिला। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और जब मेरी बारी आई तो पूरा सामान भी मुझे नहीं मिल पाया। भीड़ इतनी थी कि लाइन के ख़त्म होने तक सामान भी ख़त्म हो गए, बहुत कम सामान ही मुझे मिल पाए हैं करके सुमंत अपनी माँ से कहता है। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जाते हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। फिर सोचने लगे राइटर कि आखिर इसका कारण क्या है? बहुत सारे दुकान खुलते जा रहे हैं, रोजगार के लिए बहुत सारे दफ्तर खुल रहे हैं, और बहुत सारे रास्ते, बिजनेस का भी बहुत सारा प्रबंध शुरू हो चुका है। फिर भी क्यों ये समस्या बनी पड़ी है? रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? फिर कहने लगे कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता पाई है हमने, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खुल चुके हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमें उपलब्ध हैं, फिर भी ये समस्या क्यों हो रही है? हमारी सभी कामनाएं, मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं हो पा रही है?
क्या इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं? उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल, मनुष्य ही इसके लिए उत्तरदायी है। घर में बच्चों की भीड़ है, यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके घर में बच्चे ना हो? हर कोई बच्चों को पसंद करता है, बच्चों का हंसना खेलना खिलखिलाना सबको अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों की भीड़ यदि हम खड़ा कर लेते हैं घर में, तो बच्चों के लिए उनकी कोई भी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित नहीं कर पाते, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, उनके ज़रूरत की चीज़ों को नहीं दे पाते, उनका अच्छा भविष्य नहीं बना पाते हैं। तो यह भीड़ उनके लिए दुखदाई बन जाता है। किनके लिए बेटा? बच्चों के लिए। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। बेटा, जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो गंदगी भी बढ़ती जाती है, सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हम। हमारा घर ही ले लो, यदि 4 लोग रहते हैं घर में तो हम घर की अच्छी तरह से सफाई व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन 4 की जगह 10 लोग हैं तो घर में हमेशा किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, घर गंदा हो जाता है। हर चीज़ की सफाई व्यवस्था को हम ध्यान से नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। बीमारियों फैलने से लोग बीमार होते हैं और उन्हें अस्पताल में जा कर के एडमिट होना पड़ता है। तो इन सबको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। यदि हमारा छोटा परिवार होता है तो हम उनको पौष्टिक आहार दे सकते हैं, है ना, वो कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध कर सकते हैं उनके लिए, और उनके लिए भरपूर भोजन सामग्री, जितना उनको चाहिए उतना हम खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम स्वच्छ जलवायु की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तरह तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। रेल और बस में इतनी भीड़ क्यों है? केवल उसका कारण जनसंख्या ही है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। भीड़ के बढ़ने से क्या होता है बेटा? अनुशासन में कमी आती है, कोई भी अनुशासन की ओर ध्यान नहीं देता है। गाड़ी पर जाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बात करते हुए जाते हैं और दुर्घटना घट जाती है। लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। पब्लिक प्लेस जो होता है, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, वहाँ पर भी हम लोग सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, गंदगी फैला देते हैं, और वहाँ पर जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ आ जाती है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। आदमी को यदि जीना है तो उसे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई व्यापार करने के लिए जाता है, कोई कचहरी में जाता है, कचहरी यानी कि अदालत। हर किसी को कोई ना कोई काम होता है, लेकिन समय पर वह काम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रैफिक, जनसंख्या की बढ़ोतरी की वजह से क्या होता है बेटा? जनसंख्या बढ़ रही है तो वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं ना, यातायात के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। अब जो इस परिणाम को भुगत रहा है, किसी को इंटरव्यू में जाना है, एक निश्चित समय दिया गया है उनको इंटरव्यू में जाने का, लेकिन वह ट्रैफिक में खड़े रहने की वजह से निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाया वहां पर, और उसका इंटरव्यू नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से जितनी लोग बढ़ रहे हैं उतनी नौकरियां थोड़ी ही न बढ़ रही हैं, है ना बेटा? तो हर किसी को नौकरी कहाँ मिल रही है, इसलिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी की समस्या को झेल रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा इंसान केवल नौकरी करे। नौकरी के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हमारी भारतीय सरकार दे रही है, उन्हें उन सुविधाओं का पालन करना चाहिए।
उन्हें कोई ना कोई व्यापार करना चाहिए। जीने के अनेक साधन हैं, उन साधनों का उपयोग करना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति पथ पर आगे की ओर बढ़ सकता है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। अब राइटर कहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने दोस्त को इस बात से आगाह करूं कि उसने इतने सारे बच्चों को क्यों पैदा किया, क्योंकि उसे खुद पता है कि उसके जीवन में उसने सबसे बड़ी गलती की है इतने सारे बच्चों को जमा करके, क्योंकि उनके भविष्य को उसने अंधकार में धकेल दिया है। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इसमें पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो राइटर कहता है कि यदि हम समय के रहते ही नहीं जागते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जनसंख्या की इस भीड़ में हम कहाँ खो जाएंगे हमें ही पता नहीं चलेगा। तो हर कोई इस समस्या में उलझ जाएगा। जनसंख्या के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, है ना, और उन समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो यह है बेटा हमारा पाठ भीड़ में खोया आदमी। आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पाठ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।